Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome to my YouTube channel Education for Everyone. फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. राइट. चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो ये पार्ट्स में मैं बना रहा हूँ. ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का. ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको. और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सो दैट ये नॉलेजेबल वीडियोस और लोगों के भी हेल्पफुल हो सके. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. अब लास्ट वीडियो में हमने एक ओवरव्यू देखा था, एक सिनेरियो देखा था. ठीक है, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो क्या उसमें एक सिनेरियो हुआ था, फॉल ऑफ बेस्टाइल. ठीक है, फोर्ट था जो बेस्टाइल का, वहां पे अटैक किया था सिटीजन्स ने, मिलिशिया ने. राइट. उसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या क्या कारण थे इस रिवॉल्यूशन के, वो हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, बैकग्राउंड जो है उसका ये है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू impose taxes according to his will alone. ठीक है, अब फ्रांस में जो ओल्ड regime था उसमें मोनार्क के पास पावर नहीं होती थी कि वो खुद टैक्सेस इम्पोज कर सके अपनी मर्जी से. ओल्ड regime मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी फ्रांस का जो सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशंस है, बिफोर 1789, 1789 से पहले का जो भी फ्रांस का सोशल सोसाइटी है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस है, उस टाइम से पहले को ओल्ड टाइम कहा जाएगा. राइट. रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. पर उसको क्या करना पड़ता था, इसके लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी एस्टेट जनरल की. ठीक है, और जहां पे प्रपोजल पास किया जाता था किसी भी नए टैक्स को लाने के लिए. एस्टेट जनरल क्या एक पॉलिटिकल बॉडी है. ठीक है, एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री एस्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी तीनों स्टेट से मिलके. ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, जिसमें क्लर्जी के, नोबल्स के और थर्ड एस्टेट के लोग हुआ करते थे. राइट. However, the monarch alone couldn't decide when to call a meeting. लेकिन एक पावर थी monarch के पास कि वो अकेला वो पर्सन था जो मीटिंग को अपने हिसाब से बुला सकता था जब उसका मन चाहे. राइट. The last time it was done in 1614. लास्ट टाइम 1614 में मीटिंग बुलाई गई थी. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. अब 5th मई 1789 को दोबारा से एक बार लुई 16 ने असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की, और जहां पे नए टैक्स पास करने का प्रपोजल रखा गया. राइट. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. अब वर्सेल में एक रेस्प्लेंडेंट हॉल, एक काफी चमकदार आलीशान सा हॉल तैयार किया गया डेलीगेट्स को बुलाने के लिए, उनको होस्ट करने के लिए. और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 300 थे ईच. फर्स्ट एस्टेट से भी 300, सेकंड एस्टेट से भी 300. उनको इस तरीके से उनके लिए सेटिंग की गई थी कि वो फेस टू फेस बैठ रहे थे. राइट. वाइल जो 600 मेंबर थे थर्ड एस्टेट के, उनको कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था उनके लिए, उनको पीछे खड़ा होना था. राइट. दे हैड टू स्टैंड एट द बैक. द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. और थर्ड एस्टेट में भी उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, थर्ड एस्टेट के जो सबसे प्रॉस्पेरस लोग थे, एजुकेटेड लोग थे. हमने देखा मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन थी, सिटीजन थे, वो थर्ड एस्टेट में ही थे. उसमें आपके बड़े बिजनेसमैन भी आ जाते थे, आपके पीजेंट्स से लेके आपके सारे प्रोफेशनल लोग भी आ जाते थे, एजुकेटेड लोग भी आ जाते थे, नो कुछ. तो यहाँ पे थर्ड एस्टेट को सिर्फ किसने रिप्रेजेंट किया था, प्रॉस्पेरस लोगों ने और एजुकेटेड लोगों ने.
पीजेंट आर्टिसंस और वुमेन को तो एंट्री ही डिनाई कर दी थी। हाउएवर उनके ग्रीवेंसेस थे, जो उनकी जो शिकायतें थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो डिमांड्स थी, उनको कुछ उनके जो लेटर्स थे, अराउंड 40,000 लेटर्स, वो रिप्रेजेंटेटिव लेके आए थे अपने साथ। Voting in the Estate General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. अब जो वोटिंग होती थी एस्टेट जनरल में पास्ट में, वो इस तरीके से होती थी कि हर एस्टेट का एक वोट होता था। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, तीनों के पास अपना एक एक वोट होता था। दिस टाइम टू लुई 16 was determined to continue the same practice, और दोबारा से लुई 16 इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता था। But members of the Third Estate demanded that voting now be conducted by the Assembly as a whole, where each member would have one vote. तो लुई 16 दोबारा सेम प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे, और उन्होंने डिमांड किया कि जो वोटिंग हो वो एज अ होल की जाए और हर मेंबर के पास एक अपना खुद का वोट हो, राइट। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. अब ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, राइट, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, जो रूसो ने, एक फिलोसोफर थे फ्रांस के, जिन्होंने अपनी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में बताया कि हर किसी को अपना एक सिंगल वोटिंग राइट होना चाहिए, हर पर्सन का इंडिविजुअल राइट होना चाहिए वोट करने का। When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. अब किंग ने जब ये प्रपोजल रिजेक्ट किया, तो जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे वो इससे खुश नहीं हुए, और उन्होंने इसके अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट करके क्या किया, वो असेंबली से बाहर आ गए, राइट। The representatives of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. अब थर्ड एस्टेट के लोगों ने, जो मेजोरिटी थी पूरे देश की, राइट, उन्होंने खुद को क्या मान लिया, स्पोक्समैन डिक्लेयर कर दिया पूरे फ्रांस का, राइट। On 20th June, they had assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. और 20 जून को वो इकट्ठा हुए सबके सब एक हॉल में, इंडोर टेनिस कोर्ट था ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स में। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abésiès. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. अब इन लोगों ने, जो ये सारे इकट्ठा हुए, ठीक है, ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स में, उन्होंने खुद को, थर्ड स्टेट के लोगों ने खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, राइट। और उन्होंने ये कसम खाई कि वो वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर ले फ्रांस के लिए, जिसमें वो क्या चाहते हैं कि जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट किया जाए, राइट, अनलिमिटेड पावर्स ना हो मोनार्क के पास। दे वर लेड बाय मिराबो एंड एबिसियस। और जो इस थर्ड एस्टेट के लोगों को लीड कौन कर रहा था नेशनल असेंबली बनाने के लिए, मिराबो एंड एबिसियस। मिराबो एक नोबल फैमिली में बर्थ हुआ था उनका, एक नोबल थे कह सकते हैं, ठीक है, सेकंड एस्टेट में आते थे, और वो इस चीज से कन्विंस थे कि जो सोसाइटी है वहां पे फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने एक जर्नल निकाले, उन्होंने काफी सारी स्पीचेस दी, पावरफुल स्पीचेस दी लोगों को इस चीज के लिए, अपने राइट्स के लिए जागरूक करने के लिए, राइट। और ये सब इकट्ठा हुए कहाँ पे, वर्सेल्स में। जो एबीसीएस थे वो बिलोंग करते थे क्लर्जी से, राइट, तो वो फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करते थे। तो आप देखिए ये दोनों फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लीडर, तो इन्होंने फिर भी उनके राइट्स को समझा थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए, और उन्होंने स्टैंड लिया और उनको लीड किया। Some important dates. 1774, Louis XVI become king of France, faces empty treasury and growing discontent within society of the old regime. ठीक है, तो हमने देखा, ये हमने पीछे देख चुके 1774 में जो लुई 16 है वो किंग बने फ्रांस के, राइट। उन्होंने जब वो किंग बने तो जो ट्रेजरी था वो एम्प्टी था, ठीक है, जिससे डिस्कंटेंट बढ़ता रहा सोसाइटी में। 1789, convocation of Estates General. Third Estate forms National Assembly. The Bastille is stormed.
पीजेंट रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड। अब 1789 में क्या हुआ, स्टेट जनरल का कॉन्वोकेशन हुआ, थर्ड स्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, राइट। और उससे कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लोगों में लोग परेशान होने लगे, जो काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है, जिससे बेस्टाइल को अटैक किया गया पीजेंट्स के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा, मिलिशिया बना के। ये हम पढ़ेंगे अभी, राइट। पीजेंट्स रिवोल्ट्स इन द कंट्री साइड। 1791 a constitution is framed to limit the powers of king and to guarantee basic rights to all human beings। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ 1791 में, राइट, जिसने लिमिट कर दिया किंग की पावर को और बेसिक राइट्स जो थे ह्यूमन के वो गारंटी कर दिए सबको। 1792 से 93 में क्या हुआ, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक बन गया फ्रांस। द किंग इज बीहेडेड, किंग को बीहेड कर दिया गया। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबियन रिपब्लिक, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। ये भी आगे आएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये सीक्वेंस आप याद रखोगे, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको और इजी होगा समझने में। 1804 नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस, एनेक्स लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, नेपोलियन ने एनेक्स कर लिया यूरोप का काफी पार्ट और वो एम्परर बन गया था फ्रांस का। 1815 में नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, और नेपोलियन को हरा दिया गया वाटरलू में, ठीक है, जो बैटल ऑफ वाटरलू थी। कुछ न्यू वर्ड्स हैं, अभी आगे आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको अभी से समझ आएगा। चैटिक्स क्या होता है, कैसल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन। तो चैटिक्स अभी आएगा आगे जहाँ पे भी, तो उसका मीनिंग होता है कैसल या तो किला या तो रेजिडेंस, जो किंग को बिलोंग करता है, नोबलमैन को करता है बिलोंग, ठीक है। मैनर एन एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स, ठीक है, एंड हिज मेंशन। जो मैनर है वो क्या है, जो लॉर्ड होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके मेंशन वगैरह या उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, राइट। लिवरे, ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे ये सारे टर्म्स। करेंसी यूनिट, करेंसी थी जो फ्रांस की, ठीक है, जो डिसकंटिन्यू हो गई थी 1794 में। तिथि, अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब तिथि जो था वो एक टैक्स था जो चर्च लेवी करती थी, राइट, जिसमें जो क्या था 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ करता था। टेल, जो जो स्टेट का ही जो टैक्स था, एक डायरेक्ट जो स्टेट चार्ज करता था, लेवी करता था। सबसिस्टेंस क्राइसिस हमने देखा, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती थी जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी नहीं अचीव कर पाते थे और उनमें खतरा होता था, राइट। एबीसीएस हमने देखा, ओरिजिनली अ प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। इन्होंने भी काफी इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जो थर्ड एस्टेट के बारे में था। नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सेस ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेशनल असेंबली बन गई थी, थर्ड स्टेट ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था नेशनल असेंबली, तो वो बिजी थे वर्सेल्स में अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने में, राइट। अ सीवियर विंटर लेड टू बैड हार्वेस्ट। अब फ्रांस में एक, आपको पता ही है कि वहाँ पे मौसम जो था वो एक्सट्रीम होता है, तो विंटर भी जो था काफी बैड आया इस बार, एक्सट्रीम हुआ उस टाइम पे। जो ब्रेड का प्राइस था वो बढ़ गया, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ, सारी फसल खराब हो गई विंटर की वजह से। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। अब जो बेकर्स थे उन्होंने सिचुएशन को और खराब किया, किस तरीके से, होर्डिंग करके, जो भी सप्लाई थी उसको गोदामों में भर के रख के, ठीक है, अवेलेबल नहीं कराया लोगों को। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। ठीक है, अब काफी घंटों तक खड़े रहने पे भी, बेकरी की लाइनों में लग के भी, वुमेन को जो अपने घर के लिए चलाने के लिए ब्रेड चाहिए, अनाज चाहिए, वो नहीं मिल पाया, जिससे उनके अंदर एंगर बढ़ा, राइट। तो लेडीज का भी काफी बड़ा रोल था रेवोल्यूशन में, ठीक है, वुमेन ने भी बहुत पार्ट लिया, पार्टिसिपेट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और इसी टाइम पे, इसी एक्सट्रीम सिचुएशन, इतने सारी प्रॉब्लम्स चल रही, उसी के टाइम पे किंग ने अपने ट्रूप्स को पेरिस में भेज दिया, राइट। On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. अब 14 जुलाई को अब जो क्राउड था गुस्से में था, राइट। अब हमने देखा था सिनेरियो फर्स्ट वीडियो में, जो बेस्टाइल का था वो इन सिचुएशंस के बाद बना, राइट। ये सारी सिचुएशन हुई, ये एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, राजा का जो जिस तरीके से सप्रेस कर रहा था सिटीजन्स को, प्रेशर कर रहा था, तो उससे ये सारी सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा, एंगर बढ़ा, और 14 जुलाई को उन्होंने क्या किया, बेस्टाइल पे अटैक किया, एक मिलिशिया बना के, और डिस्ट्रॉय कर दिया बेस्टाइल को, ठीक है, फोर्ट ऑफ बेस्टाइल था जो।
The countryside rumors spread from villages to villages that lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब कंट्री साइड में ये रूमर्स भी फैल रही है, अफवाह फैलने लगी गांव गांव में कि जो लॉर्ड्स एंड मैनर के, ठीक है, प्रॉपर्टी के उस जगह के, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, कुछ गुंडों को, ब्रिगेंड्स क्या होता है, जो लाठियां लेके चलते हैं, राइट, कुछ गूंस को इकट्ठा किया है उन्होंने फसलें खराब करने के लिए उनकी, पीजेंट्स की. Peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chattuks. अभी हमने पीछे पढ़ा Chattuks क्या था, रेजिडेंस था ये नोबल्स का या किंग वगैरह का. They looted hoarded grain and burnt down documents containing record of the memorial dues. Right? Peasants ने अपने जो भी जो उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स थे उनको उठाया, ठीक है, और हमला कर दिया चट्यूक्स पे, रेजिडेंस पे, नोबल्स के और रॉयल फैमिली के, ठीक है. और उन्होंने सारा जो ग्रेन होल्ड कर रखा था, ठीक है, गोदामों में भर के रखा हुआ था लोगों ने या छुपा के रखा था, होल्ड करके रखा हुआ था काला बाजारी की तरह से, उसको उन्होंने वहां से लूट किया. और सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो रिकॉर्ड, जिसमें मेमोरियल ड्यूज थे, ठीक है, किसानों के जो कुछ लोन के या जो भी इंटरेस्ट का, वो सारे पेपर्स उन्होंने जला दिए. सेम चीजें हम देखते हैं जब इंडियन रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल हुआ था, तो उस टाइम पे भी हर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किसान से लेके मजदूर से लेके एजुकेटेड बड़े बड़े लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था उस रिवॉल्यूशन में. तो जिनकी जैसी प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से उन्होंने डील किया था, राइट. तो इंडिया में भी सेम पीजेंट्स ने जो जमींदार वगैरह थे, ठीक है, उनसे जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके लोन वगैरह के, तो वहां भी सेम उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जला दिए थे. तो ऑलमोस्ट जो होता है जो तरीका होता है उसमें सिमिलैरिटी होती है रिवोल्ट करने की. A large number of nobles fled from their homes. Many of them migrated to neighboring countries. Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. अब काफी जो नोबल्स थे वो तो अपने घर छोड़ के भाग चुके थे और माइग्रेट हो रहे थे नेबरिंग कंट्रीज में. अब जो रिवोल्ट हो रहा था उससे लुई 16 ने फाइनली क्या किया, अपनी अकॉर्ड दे दी और रिकॉग्नाइज किया नेशनल असेंबली को और एक्सेप्ट किया उस प्रिंसिपल को कि जो पावर्स हैं वो अब से, जो राजा की पावर्स हैं वो चेक की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, राइट. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. अब 4th अगस्त 1789 की रात को क्या हुआ, असेंबली ने पास किया एक डिक्री जिसमें एबॉलिश कर दिया सारा का सारा फ्यूडल सिस्टम, जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, अपने जो पीजेंट्स वगैरह जो भी उन लोगों को रखते थे उनको ऑब्लिगेशन रखते थे, टैक्स पे करना है या काम करना है उनके पास, ये फ्यूडल सिस्टम ही खत्म कर दिया. और क्लर्जी जो था उसको भी फोर्स किया गया कि वो अपनी सारी प्रिविलेजेस छोड़ दे जो उन्हें बाय बर्थ मिलती है, ठीक है. टिथिस वर अबॉलिश्ड, जो टैक्स था टिथिस वो अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, जो चार्ज करते थे क्लर्जी. एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्केटेड, ठीक है, और जो चर्च जो जितना भी उनके पास लैंड था वो जब्त कर लिया गया. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट के पास काफी वर्थ आया, लगभग 2 बिलियन लिब्रेस. 2 बिलियन लिवरेज आप ये जान रहे हैं, यही इतना ही लोन तो फ्रांस के पास हो चुका था जिस टाइम पे लुई 16 राजा बना था, राइट. तो सोचिए इतना सारा तो उनके पास एसेट्स आ गई थी. फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब फ्रांस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है, ठीक है. देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, लेकिन अभी भी मोनार्की है, राजा अभी भी वहीं पे है, राइट. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. अब उन्होंने देखिए 1791 तक अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर दिया. With its main object was to limit the powers of the monarch. और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो राजा है उसकी पावर्स को लिमिटेशंस हो जाए, उस पे लिमिट किया जाए, अनलिमिटेड पावर्स ना हो उसके पास, राइट. These powers were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. अब जो ये पावर्स थी ये अब सेपरेट की गई,
असाइन की गई अलग अलग इंस्टीट्यूशन को, हर एक जो कुछ पावर्स थी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांटी गई, ना कि एक सिंगल पर्सन के पास रखी गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, फ्रांस क्या बना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कि मोनार्क तो रहेगा वहां पे, लेकिन जो रूल होगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। राइट। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which were indirectly elected. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 का आया उसमें जो पावर्स है वो इस तरीके से वेस्ट की कि जो लॉज जो है नेशनल असेंबली बनाएगी और इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाएगी नेशनल। ठीक है, नेशनल असेंबली। The citizens voted for a group of electors which in turn choose the assembly, not all the citizens right to vote। ठीक है, अब सिटीजन जो है वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट करेंगे जो कि आगे जाके असेंबली, हु इन टर्न चूज असेंबली, जो असेंबली को चूज करेंगे, और सारे सिटीजन्स के पास राइट टू वोट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अभी ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ओनली men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. They were entitled to vote. सिर्फ वही मेन, ध्यान दीजिएगा मेन है ओनली, वही पुरुष जो 25 साल की एज से ऊपर के हैं और टैक्स पे करते हैं 3 दिन की लेबर वेज के बराबर कम से कम। ठीक है, उनको एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिलेगा और वो एंटाइटल्ड होंगे वोट के लिए। जो रिमेनिंग मैन एंड वुमेन होंगे उनको पैसिव सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई बात। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. अब इलेक्टर कौन थे? जिनको ये लोग जो एक्टिव सिटीजन है जो वोट करेंगे वो चुनेंगे इलेक्टर को, और इलेक्टर एट द एंड असेंबली को चुनेंगे। तो इलेक्टर बनना है अगर आपको और फिर असेंबली का मेंबर बनना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में होना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। अब the constitution began with a declaration of the rights of man and citizen, such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of state to protect each citizen's natural rights. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट, अब क्या थे वो, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये सारे राइट्स ये क्या कर दिए, एस्टेब्लिश कर दिए कि अब नेचुरल होंगे, सबको मिलेंगे बाय बर्थ बाय नेचर, और ये इनएलिएनेबल होंगे, मतलब किसी को भी इनसे वंचित नहीं रखा जाएगा, सबके लिए अवेलेबल होंगे राइट्स। ठीक है, लाइफ का, जीने का, बोलने का, अपना ओपिनियन रखने का, और कानून के सामने सब बराबर हैं, ये भी सारे राइट्स। ठीक है, साथ ही साथ ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो सिटीजन्स के इन राइट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को अब क्या कर दिया था, असाइन कर दिया था और डिवाइड कर दिया था इस तरीके से 3 बॉडीज में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, अब हमने देखा पैसिव और एक्टिव वोटर्स। सिर्फ वोटिंग का राइट किसको होगा, जो एक्टिव वोटर्स होंगे, एक्टिव सिटीजन होंगे। अब वो कौन थे, सिर्फ मैन, सिर्फ मैन जो 25 ईयर्स से एज के ऊपर के लोग होंगे। राइट, और एटलीस्ट 3 दिन की जो वेज है कम से कम उसके इक्वल टैक्स पे करते होंगे, उनको, उन्हीं मैन को सिर्फ राइट टू वोट होगा, वो एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे। जितने भी बचे हुए मैन एंड वुमेन हैं वो पैसिव सिटीजन कहलाएंगे और उनको कोई राइट टू वोट नहीं है। अब जो ये एक्टिव सिटीजन हैं वो वोट करेंगे लोगों को जो कहलाएंगे इलेक्टर्स। राइट, और इन द एंड, ठीक है, जो इलेक्टर्स होंगे एक्चुअल में दे आर वोटिंग नेशनल असेंबली के लिए। ठीक है, जो फाइनल जो असेंबली बनेगी मेंबर्स की, उनको वोट कौन कर रहा है एक्चुअल में, ये इलेक्टर्स कर रहे हैं। अब असेंबली में 745 मेंबर्स होंगे। राइट, जो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी किंग को। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस करेगी, उसकी पावर्स को लिमिट करेगी,
साथ ही साथ ये असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगी। यहाँ पे किंग के पास एक वीटो पावर होगी, अपना वोट होगा उसका। ये जुडिशरी जो होगी ये सेपरेट, ये भी यहाँ पे सिटीजन इनको वोट करेंगे, राइट। तो ये स्ट्रक्चर था द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पैसिव सिटीजन है, मेजोरिटी है, अबाउट 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 पैसिव सिटीजन में आते हैं। और 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, टोटल 28 मिलियन की पॉपुलेशन थी, तो एक्टिव सिटीजन में अबाउट 4 मिलियन आते थे जो वोट के लिए एंटाइटल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये कुछ राइट्स थे जो डिक्लेयर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ठीक है, जो बाय बर्थ ही फ्री होंगे सब। ठीक है, सब राइट्स होंगे इनके पास। एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। ये सारे बाय बर्थ राइट्स मिलेंगे। ठीक है, किसी को भी जो लिबर्टी, प्रॉपर्टी का, सिक्योरिटी का, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। ठीक है, किसी पे जो अगर कुछ जुल्म हो रहा होगा तो उसके खिलाफ रेसिस्ट कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। The source of all sovereignty resides in the nation. No group of individual may exercise authority that does not come from the people. किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप के पास पावर नहीं होगी। ठीक है, पावर आती है लोगों से। ठीक है ना, लोगों की वोटिंग से। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजरियस टू अदर्स। आजादी भी वही होगी जिससे किसी को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वैसी आजादी नहीं है। द लॉ दैट हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजurious टू सोसाइटी। और लॉ भी उन्हीं चीजों को फॉरबिड करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होंगी या खतरनाक होगी। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। अब लॉ क्या है? जनरल विल, जो पूरी सोसाइटी का एज ए जनरल विल होंगी उनकी। ठीक है, उसके हिसाब से लॉ होंगे। ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ लॉ बनाए जाएंगे। All citizens have the right to participate in its formation, personally or through their representatives. All citizens are equal before it. ठीक है, अब जो ये जो लॉज बनेंगे इसमें कैसे बनेंगे? ये सारे सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने का राइट होगा उसकी फॉर्मेशन में, कानूनों को बनाने में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे वो डायरेक्ट वोट करे चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो बने, मतलब लॉज। और हर सिटीजन इक्वल होगा लॉ के आगे। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, arrested or detained except in cases determined by the law. किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, किसी को सजा नहीं दी जाएगी, जेल नहीं दिया जाएगा जब तक लॉ के हिसाब से नहीं है। ठीक है, every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. हर सिटीजन को ये सारे राइट्स हैं, बोलने का, लिखने का, प्रिंट करने का। ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इन लिबर्टी का अब्यूज के लिए। ठीक है, कुछ अगर वो मिसयूज करते हैं तो वो नहीं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसके अगेंस्ट जो भी है लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। 12th है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। इट मस्ट बी इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मींस। अब जो भी खर्चे हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरा स्टेट का चलाने के लिए, उसके लिए एक कॉमन टैक्स होगा जो चार्ज होगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक इसमें ये नहीं है कि किसी एक ग्रुप से लिया जाएगा टैक्स, उस पर लेवी किया जाएगा और दूसरे ग्रुप पे नहीं किया जाएगा, सबके लिए ये टैक्स इम्पोज होगा, राइट। इक्वली हर सिटीजन का प्रोपोर्शनली ये टैक्स लेवी किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। Since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. अब जो प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक सेक्रेड और इनवायलेबल राइट है। ठीक है, हर एक बहुत सीक्रेट, पवित्र राइट है और इसको किसी से छीना नहीं जा सकता और ना किसी को इससे डिप्राइव किया जा सकता, वंचित भी नहीं किया जा सकता, जब तक कि लीगली कोई प्रोसीजर अगर दिक्कत कर रहा हो, राइट। इसमें कुछ लीगल प्रोसीजर की जरूरत हो, और अगर ऐसा है तो फिर कंपनसेट किया जाएगा एडवांस में। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। थैंक यू टू कमिंग टू माय चैनल, राइट, एजुकेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, प्लीज ये वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ये सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए। लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न। ठीक है फ्रेंड्स,
खुद भी सीखिए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए सीखने में। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। ठीक है, सी यू देन, टेक केयर, stay at home, take care of yourself and your family. Thank you.